हेलो एवरीवन, वेलकम बैक डिप्लोमा जोन। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम CMAED इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे केवल। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन CMAED के, पूरी CMAED के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस एक ही सिंगल वीडियो में कवर करने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना। जो स्टूडेंट्स शुरू से लेकर एंड तक नहीं देखेंगे उनको मैं पहले बता दूं, इससे अच्छा है आप बाद में वीडियो छोड़ के जाओ, इससे अच्छा आप पहले वीडियो छोड़ दो। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1 के साथ में। शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दूं, अगर आपके पास पहले कोई काम है तो वो जाके करके आओ, फिर वीडियो देखो, लेकिन बीच में वीडियो को कोई नहीं छोड़ेगा। ठीक है, सभी बच्चे शुरू से लेके एंड तक पूरी वीडियो देखेंगे। आइए समझ में। तो चलो, पहला ही आपका टॉपिक है निर्माण प्रबंधन, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट क्या है। ठीक है, निर्माण का प्रबंधन क्या है। यह एक व्यापक एवं जटिल अनुशासन है जो निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक टेक्नोलॉजी व ज्ञान को एकीकृत करता है। सीधा सा इतना समझो आप कि कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट क्या है। जो भी कंस्ट्रक्शन काम हो रहा है, निर्माण कार्य हो रहा है, उसका मैनेज करना, उसकी सही देखभाल करना, सही तरीके से उसका निर्माण करवाना, सही क्वालिटी में उसमें मटेरियल को लगवाना, ये सब उसका मैनेजमेंट होता है, निर्माण प्रबंधन होता है। ठीक है, निर्माण प्रबंधन का वर्गीकरण। अब देखो, निर्माण प्रबंधन कहाँ कहाँ हो सकता है। पहला, कोई छोटा मोटा हल्का काम हो रहा हो, या फिर कोई ज़्यादा भारी काम हो रहा हो, या फिर कोई फैक्ट्री वगैरह बन रही हो, औद्योगिक काम हो रहा हो, तो वहाँ पे जो है इसकी आवश्यकता पड़ती है। इसलिए इसको 3 भागों में बांटा जाता है, हल्का निर्माण, भारी निर्माण और औद्योगिक निर्माण। हल्के निर्माण में क्या आते हैं, हल्के निर्माण में आपके सभी प्रकार के भवन आ गए, स्कूल आ गए। ठीक है, स्कूल आ गए और कार्यालय आ गए, ये सब किस में आते हैं, ये हल्के निर्माण में आते हैं। लेकिन जो भारी निर्माण है, भारी निर्माण में आपके जैसे ब्रिज आ गया, रेलवे स्टेशन आ गए, ठीक है, और जो इलेक्ट्रिक लाइंस आ गई, ये सब किस में, भारी उद्योग में आती हैं, भारी निर्माण में आती हैं, हैवी कंस्ट्रक्शन में। और औद्योगिक में, इसमें इंडस्ट्रियल जो क्षेत्र होते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया जो होते हैं, उनका निर्माण किया जाता है, और इनकी जो लागत होती है इनकी, वो बहुत ज़्यादा अधिक होती है। इसीलिए इनको करने के लिए कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दिस इज निर्माण परियोजना के चरण, स्टेजेस ऑफ कंस्ट्रक्शन प्लानिंग। जो कंस्ट्रक्शन प्लान करेंगे हम, उसके चरण क्या क्या हैं। तो पहला चरण है प्रोजेक्ट कंसेप्शन, यानी कि प्रोजेक्ट की अवधारणा रखी जाएगी, जो कि कौन, प्रोजेक्ट की अवधारणा कौन रखेगा, मालिक रखेगा। परियोजना की परिभाषा या आयोजन, फिर परियोजना क्या, उसकी प्लानिंग की जाएगी। जो भी प्रोजेक्ट है उसकी प्रॉपर प्लानिंग की जाएगी कि किस तरीके से हमको जो है खुदाई कार्य करवाना है, किस तरीके कंक्रीटिंग, ब्रिक्स वगैरह ये सब वर्क किस तरीके से करवाना है, उस तरह की प्रॉपर प्लानिंग की जाएगी। देन इसके बाद में हम प्रोजेक्ट को लॉन्च कर देंगे, भाई काम को स्टार्ट करा जाए। ठीक है, और फिर बीच में क्या करेंगे हम, जो प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया तो हम बीच में करेंगे प्रोजेक्ट को कंट्रोल। ठीक है, कंट्रोल कैसे करेंगे, कंट्रोल कह लो या फिर डिज़ाइनिंग कह लो। प्रॉपर जो प्रोजेक्ट की डिज़ाइन है वो लॉन्चिंग और प्रोजेक्ट कंट्रोल एक ही में आ जाती है। देन उसके बाद में प्रोजेक्ट का समापन, यानी कि प्रोजेक्ट रियलाइजेशन, परियोजना का समापन हो जाता है। ठीक है, बाकी के ये आपके जो है इनकी डिटेल दे रखी है, इनको पढ़ लेना। PDF आपको कहाँ पे मिलेगी, नंबर लिख रहा हूँ मैं, 78 30 38, नहीं 1 मिनट रुको, नंबर ये वाला है 78 95 65 43 और 42। ठीक है, इस नंबर पे मुझे क्या भेजना, मुझे जो है मैसेज करना कि तुमको PDF चाहिए CMAED की, तो मैं आपको वहाँ पे प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, या फिर टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे भी जाके ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे PDF मिल जाएगी। तो आगे बात समझ में ये क्या है भाई, चलिए ये पढ़ लेना सब, वो मैंने ओरली समझा दिया तुमको। आगे निर्माण उद्योगों के लिए संसाधन, रिसोर्सेज क्या क्या है भाई। कोई भी मुझे कंस्ट्रक्शन काम, मुझे अपना घर बनवाना है, तो भाई मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो मुझे मनी चाहिए। क्या चाहिए, मनी, पैसा चाहिए। मनी के बाद में फिर मुझे सामग्री चाहिए भाई, कि क्या क्या लगने वाला है, ब्रिक्स, सीमेंट, रोड़ी, गिट्टी,
ठीक है, ये सब चीज़ उसमें लगने वाली है। तो ये सामग्री चाहिए मेरे को, पहले मनी फिर सामग्री। मनी से क्या आएगा, सामग्री आएगी। मनी से ही क्या आएगा, मशीन्स आएंगी तुम्हारी उनके लिए। और मशीन आ गई तो मशीन का कंट्रोल करने के लिए यानी मशीन चलाने के लिए क्या चाहिए, मजदूर नहीं चाहिए, व्यक्ति नहीं चाहिए, तो फिर व्यक्ति आ गया, ठीक है। और देन उसके बाद में प्रबंधन, फिर उसका हम मैनेजमेंट कर लेंगे। तो इसको हम लोग 5M फार्मूला भी बोलते हैं। तो 5M फार्मूला में ध्यान रखना, पहले मनी, मटेरियल, मशीन्स और मैन, मैनेजमेंट, इस तरीके से सीक्वेंस वाइज लिखना, ठीक है। प्रबंधन में क्या है, उसी का पूरा क्या करना, उसी का पूरा मैनेजमेंट करना निर्माण कार्य का, ठीक है, वही प्रबंधन में है बाकी का। सिविल अभियंत्रण, सिविल अभियंता प्रबंधन के मुख्य उद्देश्य, कुछ नहीं है, इसको मत पढ़ना। बाकी ये देख लो ट्रायंगल, ठीक है। ये एक आपके क्या कहते हैं इनको, ये निर्माण मंडली होती है, ये वही, ये तीनों मिलके एक निर्माण मंडली बनाते हैं। निर्माण मंडली में 3 लोग शामिल होते हैं। पहला ओनर, जिसका जो घर बन रहा है, कोई भी चीज़ बन रही है उसका ओनर, ठीक है, वो ओनर हायर करेगा इंजीनियर को, इंजीनियर हायर करेगा कॉन्ट्रैक्टर को। तो ये तीनों लोग मिलके एक क्या बनाते हैं, ये एक मंडली, निर्माण मंडली बनाते हैं। तो अगर आ जाए तो इस तरीके से लिख देना बना के। बाकी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है फंक्शंस ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। इसके फंक्शंस बहुत ज़रूरी हैं भाई, याद कर लेना ज़रूर। पहला फंक्शन में क्या है, प्लानिंग करेंगे भाई उसकी, ठीक है। देन ऑर्गेनाइजिंग, जब प्लानिंग हुई तो हम जो है संगठन बनाएंगे, यानी कि संगठन की नियुक्ति करेंगे कि भाई इसमें कंक्रीटिंग कार्य होना है तो इसके लिए ये वाला ग्रुप वर्क करेगा, ठीक है। और कोई सा भी काम होना उसके लिए ये वाली टीम वर्क करेगी। तो इस तरीके से हम संगठन की नियुक्तियां करेंगे, ठीक है, नियुक्तियां, स्टाफिंग। देन उसके बाद में उनका निर्देशन करेंगे, यानी कि उनको डायरेक्शन देंगे, उनको मोटिवेट करेंगे उनको कि भाई ये काम ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। देन उसके बाद में कंट्रोल करेंगे वहाँ पे, ठीक है। और समन्वय इनका मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग, यानी कि तुम मालिक हो, श्रमिक काम कर रहे हैं, तो दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं दोनों का झगड़ा हो गया तो जो श्रमिक है उसने तुम्हारा काम ही ख़राब कर दिया और तुम्हारी बिल्डिंग जो है ख़राब स्ट्रक्चर में बन गई। तो इस तरीके से थोड़ा सा कोऑर्डिनेटिंग भी होनी चाहिए, समन्वय, ठीक है। बाकी का ये डिटेल में दे रखा है, इसको आप लोग पढ़ लेना, मैंने ऐसे ही समझा दिया, ठीक। नेक्स्ट देखो, चैप्टर नंबर 2 है कंस्ट्रक्शन प्लानिंग। तो कंस्ट्रक्शन प्लानिंग क्या होती है, वही निर्माण कार्य शुरू करने से पहले किसी भी परियोजना के बारे में सोचना कि उसको किस सूचीबद्ध तरीके से किया जाएगा, उसी को कंस्ट्रक्शन प्लानिंग कहते हैं। निर्माण संरचना या परियोजना को सफलतापूर्वक पूर्ण कराने के लिए एक अभियंता और ठेकेदार द्वारा विभिन्न कार्यों के लिए योजनाएं बनाकर तैयार की जाती हैं, इसे निर्माण योजना कहते हैं। आई बात समझ में। देन इसकी स्टेजेस क्या हैं, निर्माण योजना की जो आपका कंस्ट्रक्शन प्लानिंग है उसके 3 चरण हैं। पहला प्री टेंडर स्टेज, प्री कॉन्ट्रैक्ट स्टेज और कॉन्ट्रैक्ट स्टेज। अब देखो प्री टेंडर स्टेज क्या होती है, निर्माण आयोजना के इस चरण में टेंडर लेने का डिसीजन लिया जाता है, जिसके बाद साइट विजिट करके रिपोर्ट देना, सप्लायर्स और कॉन्ट्रैक्ट से बात करना, संरचना का एस्टीमेट निकालना आदि कार्य किए जाते हैं। प्री टेंडर स्टेज में क्या होता है, समझ गए ना। प्री टेंडर स्टेज में ये डिसाइड होता है कि भाई टेंडर लेना है नहीं लेना है। टेंडर ले लिया, उसके बाद में फिर आपके सप्लायर हो गए, कॉन्ट्रैक्टर हो गए, इनसे बात करो और साइट विजिट करो, वहाँ का एस्टीमेट निकालो, देन उसके बाद में काम शुरू करो। पूर्व अनुबंध चरण, इसमें क्या होता है, पूर्व अनुबंध चरण यानी प्री कॉन्ट्रैक्ट स्टेज। निर्माण आयोजना के इस चरण में उप ठेकेदार और सप्लायर की नियुक्ति की जाती है तथा परियोजना का बजट और कार्यक्रम और कार्य योजना यानी डिजाइन वगैरह, मैप वगैरह उसका तैयार किया जाता है। आवश्यकताओं की अनुसूची, काम शुरू करने की व्यवस्था और रिजल्ट की तैयारी आदि कार्य इसी में किए जाते हैं। शेड्यूलिंग वगैरह सब चीज़ पूर्व अनुबंध चरण में ही की जाती है। देन ठेका या अनुबंध चरण। ठेका या अनुबंध चरण में देखो ये 3-4 पॉइंट है, इनको समझो। ठेकेदार को छमाही व मासिक स्तर पर बैठक आयोजित करानी चाहिए। ये ठेके के स्टेजेस में है कि जो ठेकेदार है साइट का, उसको मासिक में या फिर छमाही में एक मीटिंग बिठानी चाहिए। ठेकेदार सभी प्रकार के श्रमिकों, उप ठेकेदार, सलाह आदि समय समय पर सलाह लेनी चाहिए। ठेकेदार को सलाहकार होगी यहाँ पे, ठीक है। एक अच्छा ठेकेदार पहले से ही अनुबंध योजना बनाकर तैयार रखता है जिससे कार्य प्रगति में कोई बाधा ना आए। प्रदर्शन के साथ बजट की प्रगति भी रखनी चाहिए, यानी कि वो साइट विजिट कर रहा है और देन वहाँ पे क्या प्रोग्रेस भी रखनी चाहिए, प्रोग्रेस के बारे में जानकारी भी होनी चाहिए उसको।
नेक्स्ट क्या है, अनुबंध के प्रकार, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देखो कॉन्ट्रैक्ट दो टाइप के होते हैं, पहला लागत के आधार पे और दूसरा कीमत के आधार पे। लागत के आधार पे भी दो टाइप के, कॉस्ट प्लस और टारगेट कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट और टारगेट कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट। कीमत के आधार पे दो टाइप के, एक तो यूनिट प्राइस कॉन्ट्रैक्ट और एक लमसम कॉन्ट्रैक्ट। समझते हैं बारी बारी से कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट को। देखिए लागत अधिनियम ठेका, इसको हिंदी में बोलते हैं, कॉस्ट माने लागत, प्लस माने अधिकतम और कॉन्ट्रैक्ट मीन्स ठेका। इस ठेके में ठेकेदार को वास्तविक लागत के आधार पर ही भुगतान किया जाता है और जो भी निर्माण करते समय जोखिम होंगे, मान लो बीम डाला वो गिर गया, ठीक है, तो जो भी जोखिम होने वाले हैं वो सब किसके अंडर में होंगे, वो सब जो मालिक है उसका कंस्ट्रक्शन का वो उसके अंडर में होंगे और वह परियोजना में ठेकेदार के साथ जुड़ा रहता है। बस इतना समझो। टारगेट कॉस्ट में क्या होता है, इसमें जो ठेकेदार की वास्तविक लागत पर है, ठेकेदार का भुगतान जो है वो वास्तविक लागत पर ही किया जाता है, लेकिन जो आपके जोखिम होते हैं वो ठेकेदार द्वारा ही उठाए जाते हैं, मालिक का इसमें कोई रोल नहीं होता है। निर्माण लागत अधिक होने पर भी मालिक ठेकेदार को पहले तय किए गए मूल्य से एक भी पैसा अधिक नहीं देता है। मान लो मैंने ठेका लिया कि भाई ये बिल्डिंग तुम्हारी 10 लाख में बन जाएगी, अब तुमने उसमें लगा दिए 12 लाख, तो 2 लाख जो एक्स्ट्रा लगाए वो तुम्हें मालिक से नहीं मिलने वाले। समझ में आया, मालिक 10 लाख की तय होती है तो 10 लाख ही मिलेंगे तुमको। तो टारगेट होता है, एक टारगेट फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है। यूनिट प्राइस, इसमें पर यूनिट प्राइस के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट को भुगतान किया जाता है। इस ठेके में परियोजना की कुल कीमत और प्रत्येक मद की इकाई की कीमत के आधार पर जो है उसको भुगतान किया जाता है। इस कॉन्ट्रैक्ट में जोखिम ठेकेदार व मालिक दोनों के साथ साझा किया जाता है। लमसम कॉन्ट्रैक्ट, ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होता है, इस अनुबंध में मालिक व ठेकेदार के द्वारा पहले से ही परियोजना निर्माण की लागत और निर्माण और समय और शेड्यूल यानी सब कुछ पहले से निर्धारित होता है। जैसे मैंने तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट दिया और अब मैंने कहा कि भाई ये आपको निर्माण करना है, मान लो कोई बिल्डिंग बनानी है, घर बनाना है और इतने दिन है तुम्हारे पास, ठीक है, इतना पैसा मैं दूंगा तुमको और मतलब सब चीज़ उसमें ही बता देता है, निर्माण लागत, समय, शेड्यूलिंग वगैरह कुछ भी सब चीज़, ठीक है। तो तुम्हें क्या बस ठेका लेना है, अपना पेमेंट देना है और जितना समय दिया गया उतने में बना के देना है। तो ये लमसम कॉन्ट्रैक्ट होता है और ऐसा कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादातर कंपनियां करती हैं जिन पे समय नहीं होता है, समय की आपूर्ति होती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, प्लानिंग के टाइप। जो आयोजना है, प्लानिंग जो है वो कितने तरीके की होती है, 2 टाइप की होती है। एक तो ऑनर की प्लानिंग हो सकती है और देन कॉन्ट्रैक्टर की प्लानिंग हो सकती है। ऑनर की प्लानिंग भी 2 टाइप की होती है, एक तो प्री टेंडर प्लानिंग और एक पोस्ट टेंडर प्लानिंग। प्री टेंडर प्लानिंग क्या होती है, ये एक ऐसी प्लानिंग होती है जो ऑनर के द्वारा प्री माने पहले से ही करी रखी होती है। जो भी साइट है उसके बारे में प्लानिंग वो पहले से ही करके रखता है, वो प्री टेंडर प्लानिंग हो गई, ठीक है। पोस्ट टेंडर प्लानिंग में क्या होता है, इसमें एक लिफाफा होता है और वही लिफाफा कॉन्ट्रैक्टर के सामने खोला जाता है साइट पर ही, उसमें सारी प्लानिंग होती है, ठीक है। तो ये पोस्ट टेंडर प्लानिंग होगी। आगे है कॉन्ट्रैक्ट। क्या होता है भाई, ये एक मान लो मैंने तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट दिया, अब इस बात का क्या प्रूफ है कि तुमने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट लिया या मैंने तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट दिया। कल हो सकता है कल को तुम मना कर दो कि हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिया, तो इसीलिए हमें जो है एक लिखित दस्तावेज की आवश्यकता होती है, उस पर जो है दोनों की सहमति होनी चाहिए, दोनों की साइन होनी चाहिए, ठीक है। एक ऐसा एग्रीमेंट जो 2 पक्षों के मध्य किया जाता है जिसके अनुसार एक पक्ष निर्माण कार्य को निर्धारित दरों पर करने के लिए सहमत होगा, मान लो 10 लाख का बोला तो 10 लाख में करने के लिए सहमत होगा और दूसरा पक्ष है वो 10 लाख रुपए का पेमेंट करेगा, किए गए कार्य का यानी भुगतान देने को सहमत होता है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, अनुसूचन से आप क्या समझते हैं। अनुसूचन का मतलब होता है कोई भी कार्य कब किया जाना है, ठीक है, कोई भी कार्य कब किया जाना है यानी उसके समय का निर्धारण हो जाता है अनुसूचन में। किसी भी परियोजना की आयोजना यानी प्लानिंग करने के बाद उसका अनुसूचन करना पड़ता है, जो यह निर्धारित कर रहा है परियोजना कब या कौन से समय में बनकर तैयार हो जाएगी। साधारण भाषा में उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अभियंता द्वारा समय के पैमाने पर कार्यक्रम को सुनिश्चित करना शेड्यूलिंग कहलाता है। आयोजना यानी प्लानिंग और अनुसूचन में अंतर यह है कि आयोजना में ये होता है कि कार्य क्या करना है और कैसे करना है, लेकिन जो शेड्यूलिंग है उसमें यह निर्धारित होता है कि कार्य को कब करना है, ठीक है। कार्य को इसमें टाइम डिसाइड हो जाता है शेड्यूलिंग में,
कि भाई नींव आपकी इतने दिनों में बन जाएगी, सुपर स्ट्रक्चर सब स्ट्रक्चर इतने दिनों में। इस तरीके से इसमें जो टाइम निर्धारित होता है। यही समझ में बात, ठीक है। यहाँ पे ये शेड्यूलिंग की स्पेलिंग गलत है, SCHEDUILING, ये शेड्यूलिंग की स्पेलिंग होती है, ठीक है, उस पर ध्यान मत देना। हाँ, आगे देखिए, आयोजना और अनुसूचन के लिए दिमाग में सोचकर कार्य नहीं किया जाता, इसलिए लिखित दस्तावेज होने चाहिए, पेन और पेपर होनी चाहिए, या फिर कोई अन्य मेथड कंप्यूटर वगैरह में उसको नोट डाउन करा जाता है। अनुसूचन के लाभ क्या है? पहला तो हमें कार्य के बारे में समय पता चल गया कि कब जो है कार्य जो है आपका संपन्न होना है, कब जाकर कार्य पूर्ण होना है। क्रियाएं जो करनी है उनकी सूची बन जाती है, जिससे कोई भी कार्य छूटने की संभावना कम हो जाती है। क्रियाओं की निर्भरताओं को पता चल जाता है, जिससे जोखिम का खतरा कम हो जाता है। प्रत्येक क्रिया की अवधि या समय का पता चल जाता है। निर्माण की समाप्ति का जो समय है उसका पता चल जाता है। परियोजना के लिए विभिन्न मशीनों के बारे में पता चल जाता है। आगे है आपका, ये भी इम्पोर्टेंट है, शेड्यूलिंग के टाइप। पहला निर्माण अनुसूची, श्रम अनुसूची, एंड आपका सामग्री अनुसूची, संयंत्र और वित्तीय अनुसूची, ठीक है। अब निर्माण अनुसूची क्या होती है भाई? इसमें कंस्ट्रक्शन का शेड्यूलिंग करा जाता है, यानी कि निर्माण का जो है आपका समय निर्धारण किया जाता है। इसमें निर्माण कार्य की अनुसूचन की जाती है। इसकी शेड्यूलिंग से सबसे पहले कौन सा कंस्ट्रक्शन वर्क कराना है के बारे में पता चलता है, अर्थात निर्माण कार्यक्रम के बारे में पूरी जानकारी इसी से मिलती है, निर्माण शेड्यूलिंग से। निर्माण शेड्यूलिंग में ये होता है कि भाई हाँ, पहले कौन सा काम कराना है, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा, यानी कि किस तरीके से काम को कराना है। श्रम अनुसूची, लेबर शेड्यूलिंग। लेबर शेड्यूलिंग में क्या होता है? इसमें श्रमिकों के बारे में कि हाँ भाई इस काम पे इतने श्रमिक काम करेंगे, इस वाला वर्क जो होगा उस पर इतने श्रमिक काम करेंगे, इस दिन इतने श्रमिक काम करेंगे, जो नींव का वर्क होगा उसमें इतने श्रमिक काम करेंगे, यानी कि इसमें जो है लेबरों की शेड्यूलिंग हो जाती है। आई बात समझ में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? सामग्री, मटेरियल की अनुसूची करनी है कि भाई नींव बनानी है तो नींव के पहले मिट्टी खोदो, मिट्टी के बाद में उसमें नीचे कंक्रीटिंग करो। देन ब्रिक्स के लिए ब्रिक्स का मसाले के लिए सैंड चाहिए आपका, ठीक है, सीमेंट चाहिए। तो उस तरीके की पूरी सामग्री का भी अनुसूचन हो जाता है। संयंत्र, भाई जो आपका जैसे प्लिंथ लेवल तक आ गए तो वहाँ पे आपको कंपैक्शन चाहिए, जो आपका एक मशीन होती है प्लिंथ लेवल के लिए उसमें कंपैक्शन चाहिए, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें जिनमें मशीनों की ज़रूरत पड़ती है उनका भी अनुसूचन करना पड़ता है। ऐसा थोड़ी ना है कि मान लो जो आपके जो लिंटर डालने वाली मशीन होती है वो हमने पहले से ही मंगा ली, अभी नींव खुदी है बिल्डिंग की और लिंटर डालने वाली मशीन पहले से ही मंगा ली, तो इसका क्या फ़ायदा? वो भी फालतू किराए तो चढ़ रहा है। तो इसीलिए संयंत्रों की भी अनुसूची पहले से ही करी जाती है कि पहले कौन सा, फिर उसके बाद कौन से उपकरण मशीन मंगाने हैं। वित्तीय अनुसूची, धन का भी अनुसूचन हमको पता चल जाता है। इसके अंदर निर्माण कार्यों, श्रमिकों, सामग्री, मशीन आदि पर होने वाले व्यय का भी पता चलता है। नेटवर्क टेक्निक क्या है? अब देखो इनकी अनुसूचना हम किन तरीके से करेंगे। जो भी आपने पीछे पढ़ा कि शेड्यूलिंग होनी है भाई, प्लानिंग होनी है, तो किस तरीके से करेंगे वो हम दो टाइप से करेंगे, एक तो पर्ट के आधार पर और एक CPM के आधार पर। CPM होता है क्रांतिक पथ विधि, क्रिटिकल पाथ मेथड, और पर्ट होता है कार्यक्रम का मूल्यांकन और समीक्षा टेक्निक, ठीक है। चलिए, हाँ, नेटवर्क टेक्निक क्या है? ये एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा आयोजना, अनुसूचन और परियोजना की प्रगति को नियंत्रित किया जाता है। वर्तमान समय में अगले दो तकनीकों का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है, एक तो पर्ट हो गया और एक हो गया आपका CPM, ठीक है। ये नेटवर्क टेक्निक दो टाइप, पर्ट और CPM। अब सबसे पहले देखते हैं हम CPM क्या है, क्रिटिकल पाथ मेथड। देखिए, निर्माण कार्यों में अनेकों क्रियाओं का योगदान होता है। इनमें से कुछ क्रियाओं को कुछ क्रियाएं देरी से होती हैं, और जो क्रियाएं देरी से होती हैं उन्हें शिथिल क्रिया कहते हैं। और जिनमें देरी की संभावना नहीं होती और जिनमें देरी की संभावना नहीं रहती है उन्हें क्रांतिक क्रियाएं कहते हैं। इन्हें क्रिटिकल एक्टिविटी के नाम से भी जाना जाता है। इन क्रियाओं को एक जाल यानी नेटवर्क आरेख पर दर्शाया जाता है। इस आरेख का क्रांतिक क्रियाओं के मिलने वाला पथ क्रिटिकल पथ यानी क्रांतिक पथ कहलाता है। डेफिनेशन समझो इसकी कि क्रांतिक क्रियाओं एवं क्रांतिक पथ को निश्चित या निर्धारित करने की तकनीक को CPM कहते हैं। क्रांतिक क्रियाएं जो अनिश्चित क्रियाएं हैं और क्रांतिक जो पथ है
उसको निर्धारित जो क्रियाएं करेंगे उसको ही हम CPM कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे उसको? CPM कहेंगे। चलिए अब CPM के एडवांटेज देख लेते हैं। CPM का प्रबंधन के जो CPM प्रबंधन के नियंत्रण को आसान बनाती है। जो CPM विधि है वो मैनेजमेंट को क्या बनाती है? आसान बनाती है। इससे समय की बचत होती है, सभी क्रियाओं पर आसानी से ध्यान दिया जा सकता है और निर्भरता को ये स्पष्ट कर देती है कि कौन सी चीज़ किस पे डिपेंड है। नेक्स्ट देखिए डिसएडवांटेज ऑफ CPM। CPM एक ऐसी क्रिया है यह एक ऐसी क्रिया है जिसमें लगने वाला समय का अनुमान जो है वो ठीक तरीके से उसमें कठिन है। ठीक है, अनुमान लगाना उसका कठिन है, ठीक तरीके से अनुमान नहीं लगाया जाता। बड़ी परियोजनाओं के लिए CPM जटिल होती है, यानी कि छोटे मोटे काम के लिए तो ठीक ठाक है, लेकिन कोई बड़ा कंस्ट्रक्शन वर्क आ गया तो उसके लिए CPM बेकार हो जाएगी। फिर CPM में क्या क्रांतिक पथ स्पष्ट नहीं होता है इसमें, और आवंटन का समय निर्धारित नहीं करती। अब देखते हैं PERT के बारे में। ठीक है, इवैल्यूएशन प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, ये इसकी जिनका अनुसूचन यानी कि जिनके शेड्यूलिंग के लिए तुम्हारे पास आंकड़े और अनुभव उपलब्ध हैं तो आप शेड्यूलिंग कर लोगे, उनको CPM विधि से निकाला जाता है। ठीक है, और ऐसी क्रियाएं जिनके लिए ना तो हमारे पास कुछ आंकड़े हैं और ना ही अनुसूचन है ना ही अनुभव है, तो उनकी शेड्यूलिंग जो है PERT मेथड से करती है। आई बात समझ में? कौन सी मेथड से भाई? PERT मेथड से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए डिफरेंस बिटवीन PERT एंड CPM। PERT और CPM के बीच में डिफरेंस क्या है वो देखो। यह विधि समुचित आंकड़े उपलब्ध होती हैं उन परियोजनाओं के लिए उपयोगी है, यानी कि CPM विधि किसके लिए होती है? जिनमें आंकड़े हमें पता हो, जिनके जो है हमें आंकड़े पता हो, और जिनके आंकड़े नहीं पता हो, नवीन हो कोई परियोजना, तो उनके बारे में जो है ये प्रयोग में लाई जाती है। इस विधि में क्रियाओं में लगने वाला समय निर्धारित होता है, लेकिन इस विधि में इनका निर्धारण करना कठिन है, या फिर कोई अनुभवी व्यक्ति ही इनका निर्धारण कर सकता है। इनमें परियोजना के समय समय पर पुनरीक्षण करा जाता है। इसमें परियोजना का समय समय पुनरीक्षण बहुत ज़रूरी है, इसमें नहीं किया जाता और इसमें किया जाता है। आगे देखिए, अच्छा ये तो हो गए थोड़े से टिपिकल जो डिफरेंस। अब देखो सरल से डिफरेंस ये वाले। देखो जो CPM होता है ना उसको हम एरो से दिखाते हैं, और जो PERT मेथड होती है उसका इस तरीके से डायग्राम होता है, पहले बोला फिर ऐसे करके ऐसे। ठीक है, CPM जो है वो आपकी एक्टिविटी पे आधारित है, और जो PERT मेथड है वो आपका ये घटना पे आधारित है। ठीक है, PERT जो है वो घटना पे आधारित है और CPM एक्टिविटी पे आधारित है। इसको हम एरो से दर्शाते हैं और इसको हम इससे दर्शाते हैं। इसमें जो समय है वो निश्चित होता है, लेकिन इसमें समय निश्चित नहीं होता, या फिर यूँ कह सकते हैं कि समय को निश्चित करना कठिन होता है। यह बहुत आसान विधि है और इसमें गणना करना कठिन होता है। इसका उपयोग ब्रिज, इलेक्ट्रिक हाउस, डैम आदि में होता है, लेकिन इसका उपयोग इंडस्ट्रियल और रीजनल क्षेत्र में होता है। नेक्स्ट देखिए ऑर्गेनाइजेशन, संगठन क्या होता है। देखो संगठन, मान लो 4-5 लोग बनाए मैंने, 4-5 लोगों की टीम बनाई, और मैंने कहा भाई कि तुमको जो है ये दीवार खड़ी करनी है। तो 4-5 लोग जो है, किसी ने ईंट लगाई, किसी ने कुछ लगाया, यानी कि कुल मिला के दीवार खड़ी कर दी। तो एक ऐसा समूह जो एक निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए काम करता है। उनका उद्देश्य क्या था? दीवार को बनाना। ठीक है, तो एक निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए काम करता है लोगों का जो समूह, उसी को संगठन कहते हैं। किसी निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु लोगों का वह समूह जो एक टोली के रूप में कार्य करता है, संगठन कहलाता है। संगठन के टाइप वेरी इंपॉर्टेंट है। संगठन 3 प्रकार के होते हैं, एक तो रेखीय या मिलिट्री संगठन, रेखीय या स्टाफ संगठन, और क्रिया पूरक संगठन। देखिए रेखीय या मिलिट्री संगठन वैसे दे रखा है आगे, लेकिन ऐसे ही समझ लो। ये इस संगठन में क्या है, देखो मिलिट्री में क्या होता है, अगर ऊपर से ऑर्डर आ गया बड़े ऑफिसर से,
तो वो नीचे तक फॉलो होगा। यहाँ पे कोई ऑफिसर बैठा है और नीचे तक इसने कोई ऑर्डर दिया तो वो नीचे जितने भी ऑफिसर हैं वो सब फॉलो करेंगे उसको, कोई आनाकानी नहीं करेगा तुमने ऐसा क्यों कर दिया, ये है वो है फलाना ढीका। तो इस तरीके से इसमें जो है एक मिलिट्री की तरह काम होता है। रेखीय संगठन में क्या होता है, अगर ऊपर से जो ऑर्डर आया है वो नीचे तक फॉलो होगा, कोई भी उसमें जो है 3-5 नहीं निकाल पाएगा। यह सबसे अधिक सरल एवं पुराना है। इस संगठन का आदेश का अधिकार केवल उच्च अधिकारी के पास ही होता है। जो अधिकारी उच्च अधिकारी से प्राप्त होता है वही आदेश निम्नतम अधिकारियों तक प्रवाह होता है। इसमें समस्त अधिकारों का मुखिया हेड जो है वो उच्च अधिकारी होता है। उच्च अधिकारी, अब देखो इंजीनियरिंग में सबसे ऊंचे पद पे कौन होता है, चीफ इंजीनियर, उससे नीचे सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, फिर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर। जूनियर इंजीनियर के नीचे काम करते हैं वर्कर, और वर्कर भी कौन से, कुशल और अकुशल। तो ये फ्लो डायग्राम हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है बनाना अगर आ गया तो। याद कैसे रखोगे, देखो CE यानी चीफ इंजीनियर, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, ठीक है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर और JE इंजीनियर। तो अगर मैं इनको ऐसे लिख लूँ CSE, देखो याद करने की ट्रिक देखना, A और J, इसकी अगर मैं ट्रिक बनाऊँ तो ट्रिक ऐसे बनेगी कुछ कि भाई कल मैंने कहा तुमसे कल से इधर आना जूस पीने, ठीक है, कल से इधर आना जूस पीने। तो इस तरीके से आप जो है याद कर सकते हो, तुम अपनी खुद की बना लो ट्रिक कोई हो तो, बस याद होनी चाहिए। कुल मिला के ये है, कल से जूस पीने इधर आना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये इसके गुण दे रखे हैं और ये दोष हैं, ये पढ़ लेना। देन देखिए ये क्या है, रेखीय एवं स्टाफ संगठन। अब देखिए इसमें क्या है, हम विशेषज्ञों की नियुक्ति करते हैं। जो रेखीय एंड स्टाफ है, स्टाफ की नियुक्ति करते हैं, विशेषज्ञों की वो भी, जैसे सिविल इंजीनियरिंग में जो विशेषज्ञ इंजीनियर होगा, अनुभवी होगा, उसकी जो है नियुक्ति करेंगे हम। तो ये एक ऐसा संगठन है जिसमें निर्माण कार्य के लिए सभी क्षेत्रों के विशेषज्ञों की नियुक्ति की जाए। यह संगठन रेखीय संगठन की तुलना में अधिक जटिल होता है, ठीक है। प्रबंधन के लिए क्या होता है, प्रबंधन के तकनीकी विशेषज्ञ होते हैं, आर्किटेक्ट होता है, मुख्य अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी और सतर्कता अधिकारी, ठीक है। और फिर इनके नीचे भी कौन कौन होते हैं, सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, ये भी सब विशेषज्ञ होते हैं। और इनका काम क्या होता है, भंडारा करवाना। फिर इनके नीचे ड्राफ्टमैन काम करते हैं और जूनियर इंजीनियर, अवर अभियंता। तो ये इसका फ्लो चार्ट हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, साइट ऑर्गेनाइजेशन क्या है। अब देखो ऑर्गेनाइजेशन पीछे हम पढ़ चुके हैं, किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक समूह का या एक टोली का मिलकर काम करना संगठन कहलाता है। अब कार्यस्थल साइट ऑर्गेनाइजेशन क्या है, काम तो ऑर्गेनाइजेशन वाला ही होना है, लेकिन ये साइट पे होना है जहाँ पे निर्माण कार्य चल रहा है, ठीक है। देन उसके बाद में जॉब विन्यास है, जॉब लेआउट के मुख्य सिद्धांतों को समझाइए। देखिए निर्माण स्थल पर श्रमिकों, सामग्री, मशीनों या उपकरण आदि की समुचित व्यवस्था करना ही कार्यस्थल संगठन कहलाता है। अब देखो कार्यस्थल संगठन क्या कहलाता है, श्रमिकों के ऊपर श्रमिकों का क्या करना, मैनेज करना, श्रमिकों की व्यवस्था करना, सामग्री की, मशीन की, उपकरणों की। अब ये जो सब काम करे जा रहे हैं ये किसके लिए करे जा रहे हैं, ताकि जो बिल्डिंग है हमारी वो बन के तैयार हो जाए। उद्देश्य तो सभी का एक ही है, तो ये वही संगठन है, ठीक है, कन्फ्यूज मत होना। जॉब लेआउट क्या होता है, जॉब लेआउट के सिद्धांत। अब देखो जहाँ पे निर्माण कार्य होता है वहाँ पे हम जॉब लेआउट बनाते हैं। जॉब लेआउट का मतलब होता है जहाँ से आप जो है पूरे कंस्ट्रक्शन वर्क को नियंत्रण करोगे। जहाँ पे जो सामग्रियाँ उनका भंडारण कराओगे वहीं से सामग्री जाएगी, जैसे सीमेंट वगैरह आएंगे, ब्रिक्स वगैरह वहीं से जाएंगे। तो सबसे पहले क्या करोगे, जॉब लेआउट के लिए आप एक क्या स्थान चुनोगे, स्थल को घेरा करोगे, एक स्थान को घेरोगे, ठीक है। देन उसके बाद में उसमें सामग्रियों को भंडारण करवा दोगे कि हाँ भाई वो ऐसे ऐसे वहाँ स्थान है, और उसकी घेराबंदी कर लो। और क्या करो, वहाँ पे सामग्रियाँ जो भी आ रही हैं उनको वहाँ पे खलवा दो या फिर वहाँ पे उनका भंडारण करवा दो, ठीक है। अब जब सामग्री जाएंगे तो उनके लिए क्या, आने जाने के लिए रास्ता भी चाहिए, वहाँ पे रास्ता भी देखना पड़ेगा कि भाई ठीक ठाक रास्ता है कि नहीं है तो फिर उसको सही कराओ, ठीक है। देन उसका भंडारण प्लेस, अब जॉब लेआउट में पहुँच गए तो वहाँ पर भी उनका भंडारण करवाओगे, सीमेंट इधर, गिट्टी इधर और आपका ब्रिक्स इधर, ये ऐसे करके वहाँ पे
फिर वाहन पहुँच की समस्या होनी, मतलब वाहन पहुँच के लिए पर्याप्त रास्ता होना चाहिए, वो वही है। कोई प्राकृतिक बाधा ना हो, तो ये सब जॉब लेआउट के प्रिंसिपल हैं। ठीक है। नेक्स्ट है श्रमिकों के मजदूरी भुगतान से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए और लिखिए। देखिए वेजेज मजदूरी, मजदूरी दो टाइप की होती हैं। पहला होता है सामान्य मजदूरी और दूसरा होता है वास्तविक मजदूरी। चलिए मैं यहीं दिखा देता हूँ, ये सामान्य मजदूरी और ये वास्तविक मजदूरी। सामान्य मजदूरी जैसे हमने कोई काम किया, जितना काम किया हमने सामने वाले ने उतना ही पैसा दे दिया, तो ये हो गई सामान्य मजदूरी। लेकिन नॉमिनल रियल वेजेज में क्या होता है, जो वास्तविक मजदूरी है उसमें हमने कोई काम किया, हमें पेमेंट तो मिला ही उस काम का, लेकिन उसके अलावा और भी सुविधाएं, जैसे रहने की, खाने की, पीने की, आवास, आने जाने की सुविधाएं, ये सारी सुविधाएं जो मिलती हैं, तो इसी को हम कहते हैं रियल वेजेज, वास्तविक मजदूरी। तो आ गया समझ में। ठीक है, बाकी ये पढ़ लेना। सामान्य मजदूरी, श्रमिकों को श्रम के बदले मजदूरी दी जाती है, उसे सामान्य मजदूरी कहते हैं। इस मजदूरी में के अलावा, इसमें श्रमिकों को मजदूरी के अलावा किसी और प्रकार का कोई लाभ नहीं दिया जाता है। लेकिन वास्तविक मजदूरी में के साथ साथ अन्य सुविधाएं भी दी जाती हैं। वास्तविक मजदूरी कहते हैं अन्य सुविधाएं जैसे आवास एवं चिकित्सा, यातायात आदि की सुविधा, मजदूरों के जीवन में सुधार के लिए ये जो है सुविधाएं दी जाती हैं। ये पढ़ लेना। लेबर एक्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। लेबर एक्ट चार एक्ट हैं आपके। पहला वेतन भुगतान अधिनियम 1936, न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948, श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923, देन ठेका श्रमिक अधिनियम 1970। पहला क्या है, वेतन भुगतान अधिनियम 1936। ये अधिनियम 1936 में लागू किया गया था। इस अधिनियम में क्या था सुनो, ये जो है वेतन के बारे में था। जो भी मजदूर जिनकी क्या कहते हैं, जो भी मजदूर जिनकी आय 6500 रुपये, महीने की आय 6500 रुपये तक है, उन पर ये जो है एक्ट लागू होता है। इस एक्ट के प्रावधान निम्नलिखित हैं। पहला, जहाँ पर 9000 से कम श्रमिक हों वहाँ 7 तारीख तक पेमेंट हो जानी चाहिए, और जहाँ 1000 से ज़्यादा श्रमिक हो वहाँ 10 तारीख तक पेमेंट हो जाना चाहिए। ये इस अधिनियम के अकॉर्डिंग है। आई बात समझ में। अगर कहीं पे आप काम करते हो और आपको 7 तारीख से पहले पेमेंट ना मिले तो आप उस पर केस भी कर सकते हो। ठीक है। अब मान लो तुम जहाँ काम कर रहे हो वहाँ पे तुम्हें नौकरी से हटा दिया गया, तो इस एक्ट के जो आपका वेतन भुगतान अधिनियम है ये कहता है कि अगर तुम्हें किसी काम से हटा दिया जाता है तो उसके 24 घंटे के अंदर ही आपका पेमेंट मिल जाना चाहिए, जितना भी आपने काम किया है। ठीक है, 48 घंटों के अंदर आपको जो है उसका पेमेंट हो जाना चाहिए, वेतन मिल जाना चाहिए। देन तीसरा पॉइंट क्या है, अगर आपने कोई गलती कर दी, मान लो गलती तो सबसे होती है, भगवान थोड़ी ना है। अब आपने अगर कोई गलती कर दी है तो उसका जो दंड है, जो इसकी दंड राशि है, यानी कि कितना दंड राशि देना पड़ेगा, वो राशि आपकी मजदूरी से अधिक नहीं होनी चाहिए। मान लो आपको एक दिन में 300 रुपये मिलते थे, आपने कोई काम खराब कर दिया, तो जो काम खराब गया है उसका पैसा 300 से ज़्यादा नहीं होगा। अगर कोई ले रहा है आपको 400 रुपये दंड के रूप में, तो वो गलत है। ठीक है, ये उसके अकॉर्डिंग नहीं है। अगर आपकी उम्र 15 वर्ष से कम है तो उस पर कोई अर्थदंड नहीं लगता। कोई भी गलती कर सकता है, वो ऐसा नहीं करते रहना। अगर अचानक भूल चूक में गलती हो गई तो उस पर किसी भी प्रकार का कोई फाइन नहीं लगेगा, पहली बात। अगर और पांचवा पॉइंट ये है कि मान लो जिस व्यक्ति ने कोई अपराध हो गया, कोई दंड हो गया, जब उसने जो अपराध की राशि जमा करी तो वो दंड निधि में जमा होगी, और बाद में जो वो राशि है वो श्रमिकों के लिए ही खर्च की जाएगी, उनके हित में। तो ये इसके पॉइंट हैं कौन से, वेतन भुगतान अधिनियम 1936 के। अब है न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948। अब इसमें क्या है, इसमें मिनिमम जो वेतन है श्रमिकों का वो निर्धारण किया गया। न्यूनतम वेतन, जो मिनिमम वेतन है, इस अधिनियम का उद्देश्य नियोक्ताओं के द्वारा श्रमिकों को न्यूनतम वेतन दिलाना है। न्यूनतम वेतन का मतलब होता है कि जो श्रमिक है वो अपना रोजगार चला सके, अपने घर की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, जो दैनिक आवश्यकता है उसको। इस अधिनियम के प्रावधान निम्नलिखित हैं। पहला, वयस्क श्रमिकों को हर दिन 9 घंटे काम लेंगे और बाल श्रमिकों से 4.5 घंटे से अधिक काम नहीं लेना चाहिए इस अधिनियम के अकॉर्डिंग। दूसरी बात, अगर आपको हफ्ते में कोई अवकाश मिलता है
तो अच्छी बात है। अगर नहीं मिलता तो ये तुम्हारा अधिकार है कि श्रमिकों को एक अवकाश हफ्ते में ज़रूर दिया जाना चाहिए। तीसरा पॉइंट ये है कि अगर आपको दिन में लंच मिलता है, आराम का टाइम मिलता है, तो आराम के टाइम को मिला के आपके कार्य करने का जो समय है वो 12 घंटे है। 12 घंटे से अधिक कार्य आप नहीं करेंगे, ठीक। तो ये इसके जो है कुछ प्रावधान है। श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम, अगर श्रमिक को कार्य के दौरान कोई भी क्षति होती है तो उसकी पूर्ति उस कार्य का मालिक करेगा। और ये पूर्ति जो है आपके लिए, या तो आप जैसे मान लो आप कोई कंस्ट्रक्शन काम कर रहे हो और आपके साथ कोई दुर्घटना हो गई, तो उस दुर्घटना की जो राशि है, उस दुर्घटना के बदले में जो राशि दी जाएगी वो तुम्हें या फिर तुम्हारे परिवार को 4 सप्ताह के अंदर दे देनी चाहिए। ड्यूटी के दौरान किसी भी श्रमिक के साथ कोई दुर्घटना होती है तो श्रमिक या उसके परिवार को 1 सप्ताह के अंदर क्षतिपूर्ति की राशि दे दी जाती है, अन्यथा 1 सप्ताह नहीं तो 4 सप्ताह के अंदर तो दे देनी ही चाहिए, ठीक है। अन्यथा की स्थिति में 500 रुपये का अर्थदंड का प्रावधान है। ये नियम था 1923 का। 500 रुपये उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा थे, लेकिन अब इसमें संशोधन हो चुका है। तो वो संशोधन आई थिंक आपका 1972 के करीब में हुआ था, ठीक है। तो वो जो है आप लोग उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना समझ लो। ठेका श्रमिक अधिनियम 1970, यह अधिनियम उस ठेके पर लागू होता है जहां पर 20 या 20 से अधिक श्रमिक कार्यरत हैं। इस अधिनियम के प्रावधान निम्नलिखित हैं। पहला, अगर किसी भी ठेके पे कोई मजदूर काम कर रहा है तो उसके लिए पहला खाने की, रहने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है। अगर कार्य की अवधि 3 माह से अधिक है तो कार्यस्थल पर श्रमिकों को आवास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। यदि कार्य 6 माह तक चलता है तो 100 से अधिक हैं और श्रमिक 100 से अधिक हैं तो कैंटीन की व्यवस्था भी होनी चाहिए। श्रमिकों के लिए श्रमिक कार्ड जारी करना चाहिए और उनके शौचालय की उचित व्यवस्था। इस अधिनियम का उल्लंघन करने पे 3 माह की सज़ा या फिर 1000 रुपये का जुर्माना हो सकता है। नेक्स्ट देखिए भाई, ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन क्या होती है? देखो, अब जैसे किसी भी कंपनी में वर्कर काम कर रहे हैं, अब बहुत सारे वर्कर हैं तो उनकी समस्याएं भी हैं, उनको वेतन कम मिल रहा है या काम ज़्यादा कराया जा रहा है, तो उनकी उस बात को जो कंपनी का डायरेक्टर है उस तक कैसे पहुंचाया जाए, तो उसके लिए एक जो है यूनियन बनाई जाती है और उस यूनियन का एक लीडर होता है जो कि श्रमिकों की समस्या को उस कंपनी के मैनेजर या डायरेक्टर तक पहुंचाता है। उसी को ट्रेड यूनियन कहते हैं। श्रमिकों के हित के लिए या अपने हित, जो श्रमिक हैं वो अपने हित के लिए या रक्षा करने के लिए श्रमिकों द्वारा मिलकर बनाए गए संगठन को ट्रेड यूनियन कहते हैं। यह संगठन मजदूरों के लिए काम करता है। इस संगठन का एक मुखिया होता है जो मजदूरों की समस्या को उच्च पद के व्यक्ति के पास पहुंचाता है। ट्रेड यूनियन के प्रकार क्या क्या हैं? ट्रेड यूनियन के प्रकार हैं, पहला तो मजदूरों की समस्या ऊपर पहुंचाना, उसके बाद में उनके वेतन से संबंधित कोई समस्या है तो उनको उनका हक दिलाना। मान लो काम 12 घंटे कर रहे हैं, वेतन कम है तो उनको उस हिसाब से वेतन दिलवाना, ठीक है। उनके कल्याण के लिए काम करना। मालिक द्वारा पीड़ित करने, श्रमिकों को पीड़ित करने से रोकना, अधिक से अधिक सुविधा दिलाने का प्रयास करना, दुर्घटना बीमारी की स्थिति में थोड़ा सा आर्थिक रूप से सहायता कराना, किससे? मालिक से, कि भाई ऐसे ऐसे वो बीमार हो गया, थोड़ा सा उसको पैसे दे दो। मालिक व श्रमिकों के बीच संबंधों में सुधार, मालिक और श्रमिकों में भ्रातृभाव उत्पन्न करना, एकीकृत, ये सब पढ़ लेना। अच्छा ये क्या? अच्छा ये अधिनियम है, ट्रेड यूनियन अधिनियम। ये अधिनियम पहली बार 1910 में भारत में पहली बार ट्रेड यूनियन अधिनियम का गठन हुआ। भारत ने ट्रेड यूनियन की महत्ता को समझते हुए 1926 में ट्रेड यूनियन अधिनियम बनाया। इसे 1 जून 1927 को लागू किया था। यह अधिनियम जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत देश में लागू हुआ था। श्रमिक, अच्छा लेबर वेलफेयर, ये क्या होता है? श्रमिक कल्याण का तात्पर्य उन सुविधाओं से है जो मतलब श्रमिक कल्याण से ही समझ में आ रहा होगा कि श्रमिकों के कल्याण के लिए जो भी कार्य किए जाते हैं वो लेबर वेलफेयर में आते हैं, ठीक है। श्रमिक कल्याण के क्या होते हैं? मान लो श्रमिकों का कल्याण करना है, उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है मानवीय पहलू, सामाजिक पहलू और आर्थिक पहलू, इन तीनों तरीक़ों से उसका जो है सहायता करना, हेल्प करना। कंट्रोल ऑफ प्रोग्रेस, प्रगति नियंत्रण क्या है? इसके उद्देश्य और लाभ बताइए। निर्माण स्थल पर चल रहे
निर्माण कार्य की जांच करना, देखभाल करना और उसे सुचारू रूप से जारी रखने के लिए उस पर नियंत्रण रखना ही प्रगति नियंत्रण कहलाता है, कंट्रोल ऑफ प्रोग्रेस कहलाता है। प्रगति नियंत्रण से कार्य समय पर और सुचारू रूप से पूर्ण हो जाता है। इससे परियोजना की लागत में भी कमी आती है। किससे? प्रगति नियंत्रण से। ठीक है, प्रोग्रेस ऑफ कंट्रोल ऑफ प्रोग्रेस। अरे भैया कोई काम चल रहा है, ठीक है, वहाँ पे प्रोग्रेस हो रही है उस काम में, पहली नींव में फाउंडेशन में ब्रेक लगाई, छत बन गई, ठीक है, उसका प्लास्टर वगैरह हुआ, इस तरीके से प्रोग्रेस चल रही है। अब उसमें कितनी उन्होंने सीमेंट लगाई, कितनी ब्रिक्स लगाई, किस श्रेणी की ब्रिक्स लगाई, कितना कंक्रीट का रेशियो रहा, ये सब उसकी क्वालिटी को कंट्रोल करना, प्रोग्रेस को कंट्रोल करना, ये सब होता है उसकी क्वालिटी कंट्रोल ऑफ प्रोग्रेस। ठीक है, प्रगति नियंत्रण के कार्य समय पर व ये हो जाता है। ठीक है, नियंत्रण के उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है वही कि जो कार्य प्रगति की दर है वो पता लग जाए, काम समय से पूर्ण हो जाए, ज़्यादा सामग्री अतिरिक्त रूप से खर्ची ना हो और बजट में ही कार्य पूर्ण हो जाए, संरचना में कोई भी तरीके का त्रुटि ना आए। लाभ क्या कहें? लाभ यही है, काम समय से पूर्ण हो जाता है प्रगति नियंत्रण से, किसी प्रकार की कोई एरर नहीं होती कंस्ट्रक्शन में, रेशियो सही तरीके से यूज हुआ रखा होता है सब में। यदि कोई काम छूट रहा है तो उसके बारे में पता चल जाता है। मालिक को कभी सभी क्रियाओं के बारे में पता रहता है। मालिक और श्रमिकों के बीच कोई मतभेद ही नहीं रहता है। श्रमिकों को कार्य के अनुसार समय समय पर भुगतान कर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आगे है आपका निरीक्षण और वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। निरीक्षण एवं गुणवत्ता नियंत्रण क्या है, इसके सिद्धांत बताइए। चलिए हम इसको जो है पार्ट 2 में कवर कर लेंगे। ठीक है भाई, पार्ट 2 ये वीडियो तो आपको अभी मिल जाएगी, यानी कि आज कल तो आपका उसका पेपर है ना, SSD का पेपर है आपका। ठीक है, तो SSD के लिए आप जो है, जो मैंने नंबर दिया था 78 95 65 और 43 और 42, ये जो नंबर दिया था मैंने, इस नंबर में मुझे SSD ड्राइंग PDF करके जो है मैसेज करना, तो मैं आपको उसकी ड्राइंग की PDF दे दूंगा इम्पोर्टेंट वाली। ठीक है, और बाकी पार्ट 2 आपका आ ही जाएगा। पार्ट 2 आपका कब आएगा? कल आपका ड्राइंग का पेपर होगा, उसके बाद में कल ही आपका पार्ट 2 आ जाएगा, और हो सकता है वो आ जाए तुम्हारे 4 बजे के करीब आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए, कल आपका पेपर आई हो बहुत ही अच्छा हो और पेपर अच्छे जा भी रहे होंगे, तो उसके लिए सभी को जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी तो ये निरीक्षण वाला हो गया भाई, और आगे जो है इसके गुण भी दे रखे हैं, गुण नियंत्रण और निरीक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ी हमको। ठीक है, इंस्पेक्शन हमको क्यों करना है, कि क्या ज़रूरत है, तो ये सब पढ़ लेना है। इसकी PDF आपको मैंने बता दी कैसे मिल जाएगी, या तो टेलीग्राम पे मिल जाएगी या फिर व्हाट्सएप पे मुझे वो नंबर बताया था उस पर मैसेज कर देना। नेक्स्ट है आपका निर्माण के मुख्य मदें के बारे में समझाइए जिनके गुणवत्ता नियंत्रण की आवश्यकता होती है। यानी कि भाई निर्माण करते समय कौन कौन से आइटम्स यूज़ होते हैं। आइटम्स का मतलब और कुछ मत समझना, जो मदें होती हैं, मतलब जैसे नींव का कार्य हो गया, ठीक है, चिनाई का कार्य, ये सब मदें होती हैं। तो ये किस में हम निर्माण में ही तो यूज़ करते हैं। सबसे पहले आप नींव का निर्माण करोगे, चिनाई कार्य, कंक्रीट कार्य, फर्माबंदी, जलरोधी उपचार, प्रकाष्ठ कार्य और प्रबलन इस्पात, तो ये निर्माण की मदें होती हैं। ठीक है, और इनके गुणवत्ता को यानी कि इनके क्वालिटी को भी कंट्रोल करना रहता है समय समय पे, कि कंक्रीटिंग कितने रेशियो में हो रही है, चिनाई कितने रेशियो में हो रही है, इस तरीके से। बाकी नींव मृदा, जो नींव की मिट्टी होती है, उसमें क्या करते हैं, उसमें हम जो है उसकी धारण क्षमता, बियरिंग कैपेसिटी को चेक करते हैं। ठीक है, चिनाई कार्य में आपके जो मोर्टार है, मसाला, उसका रेशियो देखा जाता है, और किस श्रेणी की ब्रिक्स यूज़ हो रही हैं वो जो है इसमें देखा जाता है। बाकी नीचे लिखा भी रखा है, आप इसमें पढ़ लेना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निर्माण दुर्घटनाओं से आप क्या समझते हैं, समझाइए। निर्माण दुर्घटनाओं से आप क्या समझते हैं, समझाइए। अब निर्माण दुर्घटना क्या है? निर्माण के समय होने वाली दुर्घटनाएं, वही तो निर्माण दुर्घटनाएं होंगी। ऐसी अप्रिय घटना जिससे किसी व्यक्ति या उपकरण या सामग्री या समय के कार्य का कोई नुकसान हो, तो इस घटना को दुर्घटना कहते हैं। आंकड़ों से ज्ञात हुआ है कि 85% दुर्घटनाएं मानव की गलतियों की वजह से होती हैं, इसलिए गलती कम करा करो भाई।
दुर्घटना के कारण क्या क्या हैं, वही भौतिक कारण। भौतिक कारणों में क्या आ जाएगा, जैसे उपकरण या मशीन खराब हो, कोई औजार ही खराब हो, ठीक है, श्रमिक को अच्छे से काम करना नहीं आता हो, सामग्री से संबंधित कोई कारण हो, फिर वातावरणीय कोई कारण हो, वातावरणीय जैसे कार्यस्थल पर सीलन होना, प्रकाश की व्यवस्था ना होना, कोई ऐसी जगह पे कार्य का होना जहाँ पे जो है बिजली के तार वगैरह हैं, ठीक है। नेक्स्ट है शारीरिक कारण, फिजिकल केसेस। फिजिकल केसेस में कैसे, मान लो तुम मशीन चला रहे हो और जो है तुम्हारा जो पार्ट हैं बॉडी के वो उस मशीन को नहीं ऑपरेट कर सकते, लेकिन फिर भी चला, तो दुर्घटना तो नहीं है। यानी कि श्रमिक का अपंग होना, उसकी दृष्टि ठीक से ना देख पाना, मतलब दृष्टि कमज़ोर होना, उसका अस्वस्थ होना, ठीक है, नशे कर लेना, कभी कभी नशे भी कर लेते हैं, नशे की हालत में करना, जल्दबाजी में, लापरवाही में काम करना। तो ये शारीरिक कारण हैं किसके, दुर्घटना के। नेक्स्ट है मानसिक कारण। मानसिक कारण क्या है, हो सकता है घर से लड़के आया हो या फिर और कोई चिंता सता रही हो उसको, ठीक है, घबराहट या डर लग रहा हो काम करने से, अधैर्यता हो, मानसिक तनाव, लापरवाही, जल्दबाजी, ये सब मानसिक कारण है। निर्माण कार्यों के लिए सुरक्षा उपाय कौन कौन से हैं, देखो निर्माण कार्यों के लिए निम्नलिखित सुरक्षा का ध्यान रखना है। पहला, खुदाई कार्य, ठीक है, खुदाई कार्य करते समय आपको जो है सुरक्षा बरतनी पड़ेगी, ठीक है। बेधन या विस्फोटन, विस्फोटन करते समय भी आपको सुरक्षा बरतनी है। गर्म बिटुमिन प्रलेपन, जो रोड पे नहीं डालते गर्म बिटुमिन, तो उसके लिए भी आपको सेफ्टी करनी चाहिए। सीढ़ी एवं फर्माबंदी करते समय और ठहाई का काम करते समय। नेक्स्ट देखिए, सार्वजनिक विभागों में लेखा रखने पर प्रकाश डालिए। अब देखिए, किसी भी चीज़ का लेखा जोखा क्यों रखा जाता है, ताकि हमें उसके बारे में पर्याप्त जानकारी मिल सके, उसके बारे में डेटा हमारे पास उपलब्ध हो, जब भी कोई कहे तो हम उसको दिखा दें। सार्वजनिक विभागों जैसे व्यापार, उद्योग, प्राइवेट कंपनी, प्रदेश विभाग आदि में धन या वित्तीय व्यवस्था का लेखा रखना अति आवश्यक है। लेखा रखने से इंजीनियर और श्रमिक मालिक के बीच किसी भी प्रकार का कोई तनाव या झगड़ा नहीं उत्पन्न होता है। देश प्रदेश के जनहित कार्य में हर साल कई अरब पैसा खर्च होता है। सरकारी कार्य में विभिन्न लोग जुड़े रहते हैं। धन के हिसाब किताब के लिए एक सुव्यवस्थित पद्धति का होना अति आवश्यक है, ताकि धन की प्राप्ति, खर्च की जांच की जा सके। धन की जांच के लिए कोई पद्धति निर्धारित न होने पर इसकी जांच करना असंभव है। विभागों में लेखा रखने के लिए एक पद्धति बनाई गई जिसे PWD सिस्टम ऑफ अकाउंट के नाम से जाना जाता है, जिसको हम कहते हैं सार्वजनिक लोक निर्माण पद्धति, ठीक है। यह पद्धति पूर्णतः वैज्ञानिक व दोष रहित है, इसमें कोई भी प्रकार का दोष नहीं है। तो सार्वजनिक विभागों में लेखा रखने पे आ गया समझ में, इसकी क्या ज़रूरत होती है, इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका मस्टर रोल। मस्टर रोल क्या होता है, देखिए जहाँ पर भी काम हो रहा होता है, मान लो तुमने 30 करोड़ का ठेका लिया कोई भी मतलब कुछ भी बनाने का, मान लो कोई हॉस्पिटल बन रहा है, ठीक है, और तुम्हें टेंडर मिल गया 1 करोड़ का। अब तुम वहाँ पे काम कर रहे हो, श्रमिक भी काम कर रहे हैं, तुम भी वहाँ मौजूद हो। अब तुम्हें कैसे पता रहेगा कि श्रमिक ने कितना काम किया, या फिर कौन श्रमिक आज उपस्थित है कौन नहीं है। तो उसी के लिए उनकी उपस्थिति को चढ़ाने के लिए एक रजिस्टर बनाया जाता है, वही मस्टर रोल होता है। जब कोई विभाग किसी निर्माण कार्य को दैनिक श्रमिक रखा कराता है, तब कार्यस्थल पर काम कर रहे श्रमिकों की उपस्थिति या उनका ब्यौरा, कितना काम किसने किया, एक निर्धारित पत्र पर चढ़ाया जाता है, जिसे उपस्थिति नामावली या फिर मस्टर रोल के नाम से जाना जाता है। ये जो मस्टर रोल है वो PW फॉर्म 21 पे बनाया जाता है। श्रमिकों की उपस्थिति इसी फॉर्म पर भरी जाती है तथा सप्ताह में 1 बार या फिर महीने में 1 बार उनका भुगतान कर दिया जाता है, ठीक है। याद रखने का पॉइंट ये है कि जो मस्टर रोल है वो PW फॉर्म 21 पे बनाया जाता है। देन है MB माप पुस्तिका, मेजरमेंट बुक। यह एक ऐसी बुक होती है जिसमें किसी निर्मित संरचना में किए गए कार्यों की मद और उपयोग में लाई गई सामग्री की मात्रा का विस्तृत विवरण होता है। MB नहीं पढ़ी आपने, जैसे क्या, हाँ QSB पढ़ी है। QSB मैंने वो नहीं बनाते नहीं है तुम, आपका जो पूरा चार्ट सा बनाते हो, तो MB एक ऐसी बुक होती है जैसे कोई संरचना बनी, ठीक है, उसका जो एस्टीमेट बनाते हो ना, तो वो जो जिस उसमें होती है, जिस रजिस्टर में वो लिखा जाता है एस्टीमेट, वही MB कहलाती है। जैसे अब कोई कार्य हुआ, ठीक है, अब पहला उसका एस्टीमेट बनेगा, अब एस्टीमेट बनेगा तो डिटेल एस्टीमेट बनेगा, जिसमें तुम्हारी सारी पदार्थ की मात्रा, कौन सा मटेरियल लगने वाला है, कितना लगने वाला है, किसके लिए कौन सी उपकरण मशीन आएगी, यानी कि पूरा A से लेके Z तक सब जानकारी MB में होती है, ठीक है। वो ये कार्य की मदों तथा उपयोग में लाई सामग्री मात्रा का विस्तृत विवरण होता है। और ये जो PW फॉर्म 23 पर बनाई जाती है। ठेकेदार या सप्लायर कोई भी भुगतान MB
में दर्ज किए बिना नहीं कर सकता। ये उसका फॉर्मेट है एमबी का। पर्टिकुलर आइटम, नंबर, डिटेल, एल यानी कि लेंथ, ब्रेथ और डेप्थ, और यहाँ पे कंटेंट्स। बाकी अगर मैं इसके रख रखाव की बात करूँ एमबी के, तो भाई एक बात सुन लो, जो एमबी होती है उसकी आप कोई भी थर्ड कॉपी नहीं निकलवा सकते। जैसे फ़ोटो कॉपी करा लेते हैं ना हम, तो वो आप नहीं करा सकते एमबी की। एमबी हाँ ये 100 पेज की होती है और प्रत्येक पेज पे क्या है, नंबर डले होते हैं 1 2 3 मशीनों द्वारा। अब बीच में से कोई भी पेज गायब नहीं हो सकता, पता चल जाएगा। ठीक है, प्रत्येक बार नंबर या क्रमांक डला हुआ होता है। कार्यालय से एमबी लेते समय पेज गिनने चाहिए। सभी एमबी का रिकॉर्ड कार्यालय के मुख्य रजिस्टर में रखा जाता है। भरी एमबी कार्यालय में जमा कर दो और नई एमबी जो है वहाँ से ले लो। एमबी की कॉपी नहीं की जा सकती, यह नियम के विरुद्ध है। एमबी देते समय रजिस्टर पर हस्ताक्षर किए जाने चाहिए ताकि पता चले कि किसने ली है एमबी। बड़े कार्यों के लिए एक्स्ट्रा एमबी रखनी चाहिए। जैसे कोई बड़ी संरचना का निर्माण होना है तो 1-2 एमबी पहले से एक्स्ट्रा लेके रख लो और वहाँ चढ़वा दो अपनी। ठीक है, जिससे कि बार बार तुम्हें ना जाना पड़े। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न अधिकारियों की कार्य व दायित्व पर टिप्पणी लिखो। पहला चीफ इंजीनियर, मुख्य अभियंता। दूसरा अधिशासी अभियंता, सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर। अवर अभियंता, जूनियर इंजीनियर। तो चीफ इंजीनियर तो भाई सबसे ऊंचा ही अधिकारी होता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीडब्ल्यूडी, किसी भी विभाग को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक संगठन की आवश्यकता होती है। पीडब्ल्यू में ये संगठन निम्न 2 अधिकारियों में बटा हुआ है। पहला एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और दूसरा एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, प्रशासनिक अधिकारी, इसमें क्या होता है, इसमें आपके एक तो मुख्य अभियंता आता है और एक अधीक्षण अभियंता आता है। इस विभाग के अधिकारी कार्य विभाग के प्रशासन व उन पर पूर्ण नियंत्रण रखते हैं। हालांकि ये साइट पर काम नहीं करते, लेकिन समय समय पर उसका निरीक्षण जरूर करते हैं। ऐसे ये अधिकारी निम्न चीफ इंजीनियर और सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर। ठीक है, नेक्स्ट है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ये कौन से होते हैं, इनमें देखो आपका एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आ गया, सब डिविजिबल इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर। ये अधिकारी विभाग में चल रहे कार्यों पर प्रत्यक्ष रूप से जहाँ पे काम चल रहा है वहाँ पे ये लोग मौजूद होते हैं। ये निर्माण प्रगति भुगतान के लिए सीधे उत्तरदायी होते हैं। ये निम्न अधिकारियों में आते हैं अधिशासी, उपखंड और अवर अभियंता। अब फिर उसके बाद में मुख्य अभियंता दे रखा है। अब ये क्या होता है भाई, यह अभियंता अपने विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता है। विभाग के कार्यों का प्रशासनिक नियंत्रण रखता है। यह अपने विभाग के खर्च आय पर भी नियंत्रण रखता है। मुख्य अभियंता के कार्य निम्नलिखित हैं। जैसे अपने विभाग की समस्याओं और कार्यों की रिपोर्ट को शासन को हर वर्ष भेजना, ये चीफ इंजीनियर का काम है। विभाग के खर्च एवं आय पर नियंत्रण रखना, ये भी इसका काम है। अपने से नीचे अधिकारियों का दिशा निर्देशन, उनको जो मोटिवेट करना, डायरेक्शन दिखाना उनको। कुछ विशेष कार्यों के लिए सलाह भी देना होता है, लेकिन ये लोग करते नहीं हैं ऐसा। कर्मचारियों की सुविधा के संबंध में शासन से विनती करना, टेंडर की स्वीकृति, ठेके की अवधि आदि को बढ़ाने के लिए स्वीकृति प्रदान करना, ये सब किसके अधिकार के पास है, मुख्य अभियंता के पास है। देन अधिशासी अभियंता, यह अभियंता एक कार्यकारी अभियंता होता है जो स्वतः ही किसी निर्माण कार्य को कराते हैं। यह अभियंता सरकारी धन को प्राप्त करके उनका उपयुक्त व्यय करते हैं। अधिशासी अभियंता को व्यापक वित्तीय तकनीकी अधिकार प्राप्त होते हैं। इनके काम निम्नलिखित होते हैं। निर्माण कार्य से संबंधित सामग्री, मशीन, उपकरण आदि का उचित व्यवस्था कराना, ये अधिशासी अभियंता का काम होता है। साइट पर कर रहे काम व कर्मचारियों की वार्षिक रिपोर्ट अधीक्षक अभियंता को भेजना। निर्माण कार्यों के लिए धन प्राप्त करना, अभिकल्पन तथा प्राक्कलन एस्टीमेट भी तैयार करना इसी का काम होता है। समय समय पर निर्माण कार्यों का निरीक्षण व अनुरक्षण करना, सामग्रियों के भंडारण की उचित व्यवस्था उसी का काम होता है। ठीक है, अवर अभियंता क्या होता है, हाँ ये जूनियर इंजीनियर होता है। अवर अभियंता को अनुभाग अधिकारी भी कहते हैं। ये कार्यों को सुचारू रूप से संचालन के लिए प्रत्येक विभाग में एक अवर अभियंता होता है। यह विभाग का सबसे निम्नतम अधिकारी होता है जिसकी देखरेख में निर्माण कार्य पूर्ण होता है। निर्माण कार्य के लिए आवश्यक श्रमिक, ठेकेदार आदि की भी उचित व्यवस्था यही करता है। ठीक है, और ये इसके कार्य दे रखे हैं, पढ़ लेना। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। पहला तकनीकी स्वीकृति और ट्रेजरी चालान, टूल्स एंड प्लांट्स एंड अग्रता, वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ये ध्यान से समझना इसको। पहला देखो तकनीकी स्वीकृति क्या होती है, जब विभाग किसी नए निर्माण कार्य के लिए उसका एस्टीमेट बनाकर सरकार के सामने प्रस्तुत करता है तो
सरकार उस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर देती है और इसे ही तकनीकी स्वीकृति के नाम से जाना जाता है। आगे समझ में, यानी कि जो भी नया काम अगर करवाना है तो उसका एस्टीमेट बनाओ और सरकार के सामने प्रस्तुत करो। अगर सरकार ने वो पास कर दिया तो वही आपका तकनीकी स्वीकृति हो गई। टूल्स एंड प्लान, ये क्या है? देखो, टूल्स होते हैं जो हम हाथों से यूज करते हैं और प्लान जो मशीन उपकरण होते हैं जिनको किसी न किसी एनर्जी की ज़रूरत होती है। ठीक है, एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी हो गई और कोई सी भी एनर्जी हो सकती है, उसकी ज़रूरत होती है उन्हें कार्य करने के लिए। लेकिन टूल्स, अब हथौड़ा टूल्स है, तो हथौड़े को हम जो है अपने हाथ से यूज करते हैं। निर्माण कार्यों के लिए अनेक प्रकार के औजारों एवं संयंत्रों की आवश्यकता होती है। जो उपकरण हाथों द्वारा काम में लाए जाते हैं उन्हें औजार, और जो उपकरण यांत्रिक या अन्य ऊर्जा से चलाए जाते हैं उन्हें प्लांट्स कहते हैं। ट्रेजरी चालान क्या होता है भाई? देखो, अब देखो, कोई भी सरकारी काम होना है तो उसके लिए पैसों का तो लेन देन होगा सरकार से। तो पैसों का लेन देन सरकार से जिस बैंक के थ्रू होगा या जिस फॉर्म के थ्रू होगा वही ट्रेजरी चालान होता है। सरकारी कार्यों के लिए सभी प्रकार के सरकारी धन का लेन देन बैंक में एक फॉर्म के माध्यम से होता है जिसे ट्रेजरी चालान कहा जाता है। इसको 3 प्रतियों में धन के साथ प्रस्तुत किया जाता है। 3 प्रति कैसे? क्योंकि 3 प्रति में से एक जो उसकी कॉपी है वो जमा करता है, जो भी धन जमा करेगा उसके पास रहेगी, दूसरी उससे ऊपर वाले अधिकारी के पास जाएगी और तीसरी और ट्रेजरी रिकॉर्ड में रखी जाती है। नेक्स्ट क्या है? अग्रदाय। देखो, अग्रदाय क्या है? कोई उच्चतम अधिकारी है। ये एक ऐसी राशि होती है जो कोई उच्चतम अधिकारी अपने नीचे कार्य कर रहे निम्नतम अधिकारियों को एक छोटी सी धनराशि जो है दे देता है। वितरण अधिकारी द्वारा अपने नीचे काम कर रहे व्यक्तियों को सरकारी कार्यों के हित के लिए छोटे मोटे भुगतान के लिए कुछ धनराशि दे देता है, जिसे अग्रदाय कहते हैं। ये 2 प्रकार का होता है, एक स्थायी अग्रदाय, एक अस्थायी अग्रदाय। इसकी सिर्फ डेफिनेशन याद रखो, बस इतना काफ़ी है। नेक्स्ट एंड लास्ट चैप्टर है आपका उद्यमिता, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, से आप क्या समझते हैं समझाइए। उद्यमिता का मतलब होता है अपने खुद का व्यवसाय शुरू करना। ठीक है, खुद का बिजनेस शुरू करना। जब कोई अनुभवहीन व्यक्ति, बिल्कुल फ्रेशर नया व्यक्ति, किसी ग्रामीण इलाके में या अविकसित क्षेत्रों में उद्योग धंधे स्थापित करने का या व्यवसाय करने का साहस करता है तो उसके इस गुण को उद्यमिता कहा जाता है। इस कार्य में स्वप्रेरणा भी होनी चाहिए, साहस, जोखिम उठाने की क्षमता की आवश्यकता होती है। उद्यमिता के लाभ क्या है? लाभ क्या क्या है? तुम्हारा खुद का बिजनेस है, किसी का कोई दबाव नहीं है, मनचाहे जब काम करो, मनचाहे मत करो। ठीक है, इसको कभी भी शुरू कर सकते हो। स्वरोजगार को विभिन्न रूपों में शुरुआत की अनुमति है, इसमें किसी का दबाव नहीं होता। आर्थिक विकास की तीव्र गति की भी संभावना है। यह स्वरोजगार है जिसमें समय की पाबंदी नहीं, कभी भी काम करो दिन और रात। यह लोगों में साहसी होने की भावना को और जगाती है, उनको जो है डेंजरस खिलाड़ी बनाती है। आगे क्या है? एक उद्यमी यानी कि जो व्यवसाय कर रहा है उसके कार्य या भूमिका का वर्णन करो। ऐसे व्यक्ति जो न केवल कार्य का सृजन करते हैं बल्कि अन्य बहुत से व्यक्तियों के लिए कार्य की व्यवस्था भी करते हैं। अब जैसे किसी ने कोई बिजनेस खोला तो उसने तो अपना बिजनेस खोला, लेकिन उस बिजनेस करने के लिए उस बिजनेस में काम भी तो करने होंगे भाई। उस बिजनेस को मैनेज चलाने के लिए व्यक्तियों की भी तो आवश्यकता है, तो उसने और दूसरों को भी तो रोजगार दिया, तो वही कहना चाह रहा है। ऐसे व्यक्ति को ही उद्यमी कहा जाता है। एक उद्यमी के निम्न गुण होने चाहिए। पहला तो वो अपना दिमाग हमेशा एक्टिव रखे। दूसरा, उसके पास जो जोखिम है, खतरों को उठाने का साहस होना चाहिए। ठीक है। तीसरा है, सबसे महत्वपूर्ण गुण है कि उसके पास पेशेंस होना चाहिए कि भाई आज नहीं तो कल प्रॉफिट होगा। टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए, निर्णय लेने की स्किल होनी चाहिए। तो ये उसके थोड़े से गुण हैं। उद्यमी के कार्य क्या क्या हैं? सही बाजार का चुनाव करना, वहाँ पे अपना बिजनेस स्थापित करना, कच्चे माल, मशीनों, फाइनेंस की व्यवस्था करना, कर्मचारियों, श्रमिकों का चुनाव करना, व्यापार का प्रबंध करना, उद्योग लगाने के लिए स्थल का चुनाव करना, विभिन्न सरकारी दफ्तरों आदि का व्यवहार, मतलब सरकारी जो दफ्तर है उनसे अपना बिहेवियर अच्छा बनाना, व्यापार में नए काम को बढ़ावा देना, बिक्री को संगठित करना, कर्मचारियों व श्रमिकों का वेतन समय से देना और ग्राहकों को संतुष्ट करना और मीठी वाणी बोलना हमेशा, नम्र स्वभाव में। आगे है आपका फॉर्म ऑफ बिजनेस एंटरप्रेन्योर, यानी कि इसके टाइप क्या क्या हैं। पहला है एकल स्वामित्व, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। एकल स्वामित्व, साझेदारी, सहकारी समिति और निजी लिमिटेड कंपनी। अब एकल स्वामित्व समझते हैं कि क्या होता है। देखो,
एकल स्वामित्व से आप क्या समझते हैं? इसके लाभ और हानि की विवेचना करो। एकल स्वामित्व क्या होता है? यह एक प्रकार का व्यावसायिक संगठन है जिसका अर्थ एक ही व्यक्ति का स्वामित्व। एकल स्वामित्व यानी एक ही व्यक्ति का अधिकार, अर्थात एक ही व्यक्ति किसी व्यवसाय या फिर किसी भी बिजनेस का जो है स्वामी या मालिक होता है, एक ही व्यक्ति, एकल स्वामित्व कहला। एकल स्वामित्व के लाभ क्या क्या हैं? देखो, अगर आपके बिजनेस में केवल एक ही पार्टनर है, तुम खुद ही हो, तो आप जब चाहो आपको उसको जो है समाप्त कर सकते हो, जब चाहो उसकी स्थापना कर सकते हो। किसी दूसरे से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ भाई अब कर दें नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। यह व्यक्ति को अधिक लाभ के लिए प्रेरित करता है। अब तुम्हें पता है कि जितना लाभ होना है सब मेरे अकाउंट में जाना है, तो तुम और ज़्यादा मेहनत करोगे भाई। क्यों? क्योंकि एकल स्वामित्व है, तुम्हारा खुद का ही बिजनेस है वो, अकेले का। शीघ्र निर्णय लेना और किसी से ना पूछना। मान लो कोई काम आ गया, अब उसके लिए तुम क्या करो? पार्टनर है तो पार्टनर से पूछोगे नहीं पूछोगे? इसमें क्या है, कोई पार्टनर नहीं, किसी से नहीं पूछना, अपना शीघ्र निर्णय लेना और काम खत्म करना। व्यापार की गोपनीयता को छुपा कर रखना। स्वरोजगार देना, काम को दबाव में ना करना, और बाकी आप जानते हैं एकल स्वामित्व मैंने बता दिया। नेक्स्ट है साझेदारी, पार्टनरशिप। इसमें 2 या 2 से अधिक लोग हो सकते हैं। एक संस्था है जो व्यापार के लिए निजी धन संपत्ति श्रम कुशलता का प्रयोग सामूहिक यानी कि समूह के रूप में करती है। इसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति भी हो सकती हैं। साझेदारी की विशेषताएं क्या हैं? अगर कोई लॉस हुआ तो वो सब पे बराबर बराबर बटेगा। पहला, इसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना। दूसरा, व्यापार का उद्देश्य लाभ कमाना। साझेदार व फर्म एक दूसरे से पृथक नहीं हो। व्यवसाय का संचालन सबकी सहमति से, वैध व्यापार ना हो। साझेदारी के लाभ क्या क्या हैं? लाभ ये है कि उनकी जो है स्किल बढ़ती है। पहले जब अलग अलग माइंडसेट वाले आदमी मिलते हैं तो उनकी स्किल बढ़ती है, एकदम करेक्ट निर्णय लेते हैं वो। अधिक साझेदारी होने पर पूंजी लगाई जा सकती है, बिल्कुल सही बात है। साझेदारी के जितना अधिक परिश्रम किया जाएगा उतना ही ज़्यादा लाभ होगा। निर्णय लेने में कई व्यक्ति होते हैं, इसलिए सटीक निर्णय लिया जाता है। हानियाँ क्या क्या हैं? बड़े उद्योग के लिए पूंजी का जमा ना हो पाना, ठीक है। अगर कोई साझेदार की नीयत खराब होगी तो पूरे व्यवसाय को नुकसान हो जाएगा। निर्णय लेने में भी देरी होती है कि आज नहीं मैं कल बताऊंगा भाई। साझेदारी की मृत्यु होने पे साझेदारी समाप्त होना, तो ये सब उसके ड्रॉबैक हैं। तो ये भाई आपका CMAED कंप्लीट हो चुका है। और सब लोग सुनो, पहले सब लोग इस वीडियो को एक शेयर ज़रूर करोगे। आपके सारे पेपर कंप्लीट हो चुके हैं और आई होप आपके सारे पेपर अच्छे गए होंगे, ठीक है। और वीडियो को एक शेयर करोगे और कमेंट में, सुनिए हो, कमेंट में आपको कुछ ना कुछ ज़रूर लिखना है, ठीक है। कुछ ना कुछ आपको ज़रूर लिखना है कमेंट में। ये सब लोग करेंगे ये 2 काम। बाकी आपको अब तो आप जो है ठीक है, अब रिजल्ट आएगा आपका, अच्छा ही आना चाहिए।